वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जदीद दौर में जहां हर शोबा टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रहा है, वहीं मेडिकल साइंस भी पीछे नहीं है। आज हम बात करेंगे ख़ातीन के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक इनकलाबी पेशरफ्त की गायनी रोबोटिक सर्जरी की। ये एक ऐसा जदीद तरीका है जिसमें रोबोट्स की मदद से पेचीदा ऑपरेशंस नहायत ही बारीकी, कम दर्द और जल्द सेहत याबी के साथ मुकम्मल किए जाते हैं। तो आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कि ये सर्जरी कैसे होती है, किन ख़वातीन के लिए फ़ायदेमंद है और इसने इलाज के रवायती अंदाज को कैसे बदल दिया है। तो इस पर बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन किया है डॉक्टर रेहाना आमिर ख़ान है, प्रोफेसर ऑफ गायनोकोलॉजी हैं और साथ ही साथ लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जन भी हैं। तो उनसे बात करते हैं कि जो रोबोटिक सर्जरी है ये है क्या। तो डॉक्टर रेहाना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, आप ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर रेहाना, ये जो नई जिद्दत आती जा रही है, हमने वैसे तो सुना था कि हर चीज़ में टेक्नोलॉजी आ रही है, रोबोट्स आ रहे हैं, रोबोट बॉट्स आ रहे हैं, साइंस में, मेडिकल साइंस में भी रोबोट्स आ चुके हैं। अब रोबोट्स ही ये सर्जरी करते हैं? हाँ जी, ये रोबोटिक सर्जरी पाकिस्तान में तकरीबन 2 ईयर्स से स्टार्ट की है। हाँ जी, ये मैं पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, यहाँ किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट होता है, तकरीबन 2 ईयर्स से वहाँ स्टार्ट की हुई थी। अभी डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर लाहौर में भी स्टार्ट की है, वहाँ तकरीबन 4 मंथ से ये स्टार्ट की, हमने अभी 5th मंथ है। रोबोटिक सर्जरी में बिल्कुल एक्चुअली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं पेशेंट की डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए। आमतौर पे जो कन्वेंशनल सर्जरी होती है, जैसे जो कट्स के साथ होती है, नाइफ़ के साथ होती है, उससे काफ़ी हट के सर्जरी है। इसमें सर्जन के लिए एक पर्टिकुलर स्क्रीन है जिस पे वो बैठते हैं, उसे कहते हैं कंसोल। अच्छा। और चूँकि ह्यूमन आर्म्स की लिमिटेशन है, जब कोई भी सर्जरी आप करते हो किसी भी ऑर्गन पे, गायनी में जैसे ओवरीज हैं या यूट्रस है, आप उन पे सर्जरी करते हो डिजीज़ की फॉर्म में, सिस्ट की फॉर्म में या अदरवाइज यूट्रस निकाली है, तो मैनी टाइम सारी आपके इंटेस्टाइन और ऑर्गन आपस में जुड़े होते हैं। इसमें आपके पास 3D व्यू होता है। सर्जन एक्चुअली 3 डायमेंशनल व्यू में काम कर होता है। आप जैसे आमतौर पे जैसे आप 3D मूवी देखते हो, आप जूम इन कर सकते हो, आपकी डेप्थ ऑफ परसेप्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है टिश्यू में। उस वजह से जो इर्द गिर्द इंजरी का रिस्क या ब्लड लॉस का रिस्क, सर्जरी इंतहाई आप प्रीसिजन एंड एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। AI को यूज़ किया गया, उसके रोबोटिक आर्म्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, मूवमेंट्स उनकी ह्यूमन आर्म से ज़्यादा कंट्रोल्ड और प्रीसाइज है। हर रोबोटिक सर्जरी जो होती है, जो मैं करके आ रही हूँ, वो रोबोट के अंदर फीड हो रही। अच्छा। जैसे पूरी दुनिया में जो भी सर्जरी होगी, जो एक रोबोटिक सिस्टम है, वो सारी की सारी उसके अंदर फीड होती जाती है। आप अपनी सर्जरी के एंड पे एनालिसिस भी कर सकते हो। इसमें पेशेंट ने अगर आज सर्जरी कराई है जो कि मेजर सर्जरी है, अगले दिन पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा विदिन 24 आवर। फायदा क्या है सबसे ज्यादा रोबोटिक गायनी में अगर बात की जाए तो? गायनी रोबोटिक सर्जरी में फायदा क्या है? गायनी रोबोटिक सर्जरी का अगर मैं कहूँ सबसे ज्यादा बेनिफिट तो बेशुमार मरीजों का, जैसे डायबिटिक है वो ओपन सर्जरी करते हैं, उनके वूंड ठीक नहीं होते कल को। अदर देन कि आपका ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसेस ईज है, आपकी इंजरी का रिस्क कम है, आपका ब्लड लॉस नहीं है सर्जरी के दौरान, ब्लड लॉस कम है, वीएन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है वीएन आपका। व्यू आप जितना मर्जी 100 टाइम मैग्निफिकेशन आप कर सकते हो इसके दौरान। सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन पेशेंट्स को है जो फर्टिलिटी से रिलेटेड है, जैसे किसी को ओवेरियन सिस्ट है या यूट्रस में फाइब्राइड है, उसकी सर्जरी इस तरह पॉसिबल होती है कि कल को पता ही नहीं चलता सर्जरी, या आप अल्ट्रासाउंड या कोई भी चीज़ पिक ही नहीं करती कि एक अनमैरिड पेशेंट की सर्जरी हुई है, या एक ऐसे पेशेंट जिसके बच्चे नहीं है, उसकी जो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है इस पर, जो कि एक्सीलेंट वे में की जाती है। आपकी ट्यूब्स अच्छी रिकवर होती हैं, आपकी ओवरीज, आप बारीक से बारीक जो एडियंस हैं जिन्हें आमतौर पे जुड़ाव कहते हैं किसी भी वजह से, या आपकी ट्यूब्स ब्लॉक है उनको ओपन करना, आपकी ओवरीज में सिस्ट है उनको इस तरह पील ऑफ करना कि जी आपका 100% जो नॉर्मल ओवेरियन टिश्यू है वो भी प्रिजर्व रहे मगर आपकी डिजीज़ ना रहे। जब ह्यूमन आई के साथ देख के हम सर्जरी करते हैं तो या तो आप ओवरी के निकलने का अंदेशा होता है या डिजीज़ के रह जाने का। कहीं ना कहीं वो कुछ एरर का मार्जिन होता है ह्यूमन आई के साथ। ह्यूमन आई में हर हमारी एक पर्टिकुलर लिमिट है वीएन की, उसमें मैग्नीफाइड व्यू है, आपको प्लेन्स नज़र आते हैं सर्जरी के। प्लेन्स की वजह से जो पैथोलॉजिकल टिश्यू और हेल्दी टिश्यू उनमें डिमार्केशन, जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है वो बहुत क्लियर कट है। पूरी दुनिया में अभी ये काम है, वी आर लकी इनफ कि हम पाकिस्तान में इसको स्टार्ट किया हुआ है। अभी गायनाकोलॉजी में तकरीबन 100 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केसेस ऑलरेडी कर चुकी हूँ, 100 से ऊपर मरीजों के ना, जिसमें हर तरह की इंडिकेशन शामिल है, जैसे यूट्रस को रिमूव करना, कैंसर की सर्जरीज के लिए ये बेस्ट है। पेशेंट एक था वो बाहर ही चेक करा के आया था, उन्होंने उनको एडवाइस किया था कि आप रोबोटिक कराए, ओपन ना किया। उसकी रीज़न क्या, उनका बॉर्डर लाइन कैंसर था। बॉर्डर लाइन कैंसर का ये कि अगर वो पूरा निकल जाएगा
तो आपको दोबारा से नहीं होगा, कीमो ने उसके अंदर नहीं जाना। अगर थोड़ा सा भी रह गया तो वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगी। तो रोबोटिक में चूंकि आपका व्यू बहुत ज्यादा, आप मिनिमम जो कैंसर के सेल्स हैं वो भी पिकअप कर लेते हैं। क्या बात तो वो है, फिर उनकी की उसके अभी तकरीबन 3 इयर्स उनको गुजर गए। वो स्टार्ट में शुरू में मैंने की थी, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। तो रिकरेंस नहीं है इसमें, कैंसर का रिकरेंस कम है, बेटर एरेडिकेशन ऑफ डिजीज है ना। अच्छा, अगर ये रोबोटिक सर्जरी कराते हैं, आप देखने वालों के दरमियान माइंड में ये भी होगा तो कि कोई कट नहीं लगेगा, कोई खून नहीं निकलेगा, कोई दर्द नहीं होगी? जो अगर हम कहें जी पेन का आपका विद इन 24 आवर्स आप कैपेबल हो अपने सारे एक्टिविटी करने के लिए। जैसे अगर कोई पेशेंट आउट ऑफ स्टेशन से आ रहा है सर्जरी कराने से, मतलब सरगोदा से या कहीं से भी व्हाटएवर, वो अगले दिन चला जाएगा अपना ऑपरेशन करा के सफर भी कर सकता है। अबाउट खून, ब्लड अरेंजमेंट जैसे आम अगर ओपन सर्जरी में आप समझ रहे हो कि हमें 6-8 ब्लड की जरूरत है, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपका व्यू इतना होता है कि आप ब्लड वेसल्स को डायरेक्टली क्लिप करते हो। दूसरा इसका लेजर स्ट्रॉन्ग है कि आप कंपैरेटिवली वेसल्स को जाके टारगेटेड सर्जरी ज्यादा है। दूसरा इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो लेजर है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, उससे फिर ब्लीड का रिस्क नहीं है आपका। आपके कोई आपको कट नहीं लगता? कट होते हैं मिनिमल 5 मिलीमीटर के 3 कट्स होते हैं। 5 मिलीमीटर के वो एक ऐसे ऑपरेशन के लिए जिसके लिए आपको तकरीबन समझ लें 18-20 सेंटीमीटर के कट की ज़रूरत थी, वो आप मिलीमीटर्स में काट दे के तो उसको आप फिनिश कर देते हो। पेशेंट को इसलिए पेन नहीं है। पेन एक्चुअली जो हमारा सरफेस का कट होता है, पेन का बहुत ज़्यादा लेना देना उस मामले से होता है। तो जब आपके सरफेस कट से सिर्फ मिलीमीटर्स में होंगे तो ऑफ कोर्स आपको पेन किलर्स की ज़रूरत पोस्ट ऑप में बराए नाम पड़ती है। इवन मुझे मरीजों को कहना पड़ता है कि आपके अंदर से तो चूँकि मेजर ही सर्जरी है तो आप खुद अपनी एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट रखें, बहुत ज़्यादा यूँ ना करें। ऑपरेशन चाहे एडवांस तरीके से हुआ है, आपने थोड़ा रेस्ट करना है, क्योंकि मरीज इतना अपने आप को हेल्दी फील करते हैं वो अगले दिन ही सब एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं, क्योंकि कहते हैं आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो आपको इसमें काफ़ी हद तक मरीज को खुद रोकना पड़ता है कि आप इतना फिट फील करेंगे, मगर थोड़ा टाइम आपने खुद को, क्योंकि अंदर तो ज़ाहिर है सजी ये नहीं है कि सजी आप काम कर रहे हो, सजी जो आप कर रहे हो बल्कि बेटर कर रहे हो, बेहतर कर रहे हो, आप आखिरी डिजीज सेल भी इसमें निकाल के। लेकिन डॉक्टर रेहाना फिर हमें ये भी बताएं ना कि कौन सी ऐसी खवातीन हैं जिनको ये रोबोटिक सर्जरी की तरफ जाना चाहिए? अब ऐसे तो पेशेंट्स नहीं होंगे ना कि सारे ही रोबोटिक सर्जरी की तरफ जाएं। पर्टिकुलरली जिन पेशेंट्स को एंडोमेट्रियोसिस है, ओवेरियन सिस्ट, पर्टिकुलरली जिन पेशेंट्स को एंडोमेट्रियोसिस है, जो डायबिटिक हैं बहुत ज़्यादा और उनको यूट्रस के रिमूवल की ज़रूरत है, जिनके फाइब्राइड हैं उनको मायोमेक्टमी की ज़रूरत है, उन्हें यूट्रस में जैसे उनको मैस है और जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक है जिसके लिए उनको IVF पे जंप करना पड़ रहा है, तो इसमें ट्यूबल कैनुलेशन करते हैं, बांझपन का भी खुल जाती है इसमें, गाइड वाइड पास करते हैं। हाँ जी, तो वो ज़रूर इसमें आए। जिनकी ट्यूब में जैसे प्रेगनेंसी है उसको ट्रीट करना है, मत ओपन कराएं। ये सारे पेशेंट जो हैं ये रूटीन के एंडोमेट्रियोसिस का बड़ा प्रेवलेंस है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी डिजीज़ है कि उसमें एक दफ़ा ओपन सर्जरी हो जाए तो नेक्स्ट टाइम सर्जरी की फिजिबिलिटी नहीं है उस तरह। ये जिसे चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं आम जुबान में। अच्छा। या समझ ले कि वो कहते हैं जी खून की थैलियाँ ओवरीज में, लाइक अगर हम सिंपल वे में बात करें खून की थैलियाँ लेमन के ये लिए बहुत सुना हुआ है। तो उसके लिए मत आप ओपन सर्जरी कराए, आप रोबोटिक पे जंप करें। ये लेप्रोस्कोपी से भी एडवांस एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, वो भी मिनिमली इन्वेसिव में आता है, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा एडवांस है। इसका कैमरा, इसका विजन, इसका सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। इसमें एक्चुअली जो रोबोटिक आर्म्स है उनकी भी रिस्ट और ये जॉइंट्स होते हैं। अच्छा। तो उनकी मूवमेंट्स को ऐसे किया गया कि 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। आपका एंगुलेशन ज़्यादा, आपकी सूचरिंग बेहतर है, आपका जो व्यू है, आपकी एनाटमी, जब भी किसी भी ऑर्गन की सर्जरी होती है उसकी एनाटमी इंपॉर्टेंट होती है। एनाटमी का मतलब होता है उसके मार्जिन्स क्या हैं, उसके ब्लड सप्लाई क्या है, उसके इर्द गिर्द स्ट्रक्चर्स क्या हैं जिनको डैमेज ना हो। तो वो एनाटमी ही एक्चुअली आपकी बेटर डिलिनिएशन होती है। आप सारी चीज़ों को बारीक से बारीक को भी बेटर डिलिनिएट कर सकते हो। उस वजह से आपका ज़ाहिर है रिस्क ऑफ डैमेज नहीं है इसमें। आमतौर पे बेशुमार कॉम्प्लेक्स सर्जरी है जिसमें हम पहले कॉन्सेंट लेते हैं इजाज़त कि नहीं जी आपको इंटेस्टिनल इंजरी का रिस्क है, आंत को ज़ख़म आएगा ड्यूरिंग सर्जरी, या यूरेटर को आएगा, पेशाब की नालियों को आएगा ज़ख़म, या फिर आपका ये हो सकता है जी ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो, आप वेंटिलेटर पे जा सकते हो, आपको ICU की ज़रूरत पड़ सकती है। ये सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्सिटी के मामलात है कॉम्प्लेक्स सर्जरीज में ओपन में ये आम है कंडीशंस, लेकिन जब आप रोबोटिक पे जंप करते हो तो ये सारे के सारे जो जाते हैं मिनिमम रिस्क मिनिमम हो जाते हैं। वेरी गुड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड सर्जरी। कास्ट फिल वक्त ये ज़रूर है कि रोबोटिक का जो इनिशियली जब इसको खरीदा भी गया था खर्चा ये अभी मैं इसी में आने लगी थी कि आम जो एक ओपन सर्जरी करवाते हैं, आम जो हमारे यहाँ पे होती है सर्जरी, और अगर रोबोटिक सर्जरी में फ़र्क देखा जाए तो कितना आम खर्चा है? आप समझ लें तकरीबन जो है 1,50,000 इजाफी चार्ज किया जाता है इसका, वो डिस्पोजेबल्स का होता है इसका।
इसीलिए तो पाकिस्तान में अभी पब्लिक सेक्टर में नहीं है, या इवन हर प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है। पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट में इसको किया जाता है यूरोलॉजी के लिए, गैस्ट्रो के लिए और गायनाकोलॉजी में मैं कर रही हूँ पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट। और डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर में इसको हम यूरोलॉजी के लिए, जनरल सर्जरी के लिए, गायनाकोलॉजी के लिए, पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए, इन सारी कंडीशंस के लिए, जैसे इवन नेफ्रेक्टमी भी है, किडनी भी निकाली है, इन सारी इंडिकेशंस के लिए बच्चों में पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए इसको किया जा रहा है। वहाँ मतलब थोड़ा सा इसको PKLM में तो 3 उसमें किया जा रहा है स्पेशलिटीज़ में, डॉक्टर्स में मल्टीपल स्पेशलिटीज़ में इसको लॉन्च किया। नहीं, इसके साथ बच्चे भी डिलीवर हो रहे हैं, डिलीवरियाँ भी हो सकती हैं? नहीं, डिलीवरी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने ओपन ही करना है। हाँ, डिलीवरी या सिजेरियन एक ऐसा प्रोसेस है क्योंकि आपने बच्चे को निकालना, उसमें इस तरह के एडवांसमेंट एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर हम बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें मिनिमली इन्वेसिव जो है खुद नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन खुद एक इन्वेसिव, सिजेरियन से नॉर्मल जो है वो खुद ही मिनिमल इन्वेसिव। अच्छा, खर्चे की बात करें तो ये जो नॉर्मल एक ओपन सर्जरी होती है उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये। हाँ, उसकी रीजन क्या है कि जो रोबोटिक सिस्टम जहाँ भी लॉन्च हुए, पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च हुआ ना, लेकिन वहाँ गए नहीं, चूँकि बाकी उसमें फाइनेंशियल उस पर भी कर रहे हैं। आप किडनी में फाइनेंशियल उस पर भी वो कर रहे हैं, जैसे अगर मैं मतलब रफली अगर आइडिया हो, जैसे गायनी में अगर ये हो रहा है, कोई खातून आ रही है उसको फेब्रॉइड्स हैं, तो उसका मैक्सिमम कितना खर्चा आता है? किसी भी हॉस्पिटल में जो रूटीन चार्जेस है उसमें से सिर्फ 150 आपको इजाफी पे करना। अच्छा, किसी भी हॉस्पिटल में, जैसे समझ लें कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जो एक रूटीन यूट्रस के रिमूवल के चार्जेस हैं, उससे 150 आपको के अगर आपके 50,000 रुपए हैं, तो उसके साथ आपको 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वो इस रोबोटिक सर्जरी का आपका रूटीन सर्जरी का ये 3 लाख है, तो उसमें 150 आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा इसका। जैसे जिससे आप ओपन कराते हो उसके जो चार्जेस है उससे 150 आपको वो डिस्पोजेबल्स के, रोबोट के जो डिस्पोजेबल है वो एक्चुअली कॉस्टली होते हैं, वो अस्पताल नहीं ले रहा। जो 150 आप पे कर रहे हो वो रोबोटिक कंपनियां लॉन्च करती हैं। ये पाकिस्तान में जो रोबोटिक सिस्टम है 2 हैं, एक है CMR का, एक चाइना का मैडबोर्ड, वो एक्चुअली 5G रोबोटिक सिस्टम है। और जो UK का एक CMR, वो पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट में CMR है, और जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर है वो माइक्रोबोर्ड मैडबोर्ड है, वो चाइना का 5G रोबोटिक सिस्टम। तो एक्चुअली जो कंपनी लॉन्च करती है इसके डिस्पोजेबल कॉस्टली होते हैं, आपने वो बस जैसे डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, और उनकी लिमिटेशन होती है 10 केसेस पे, वो कॉस्टली होते हैं। तो जिस कंपनी ने लॉन्च किया होता है वो जो कास्ट आपकी इजाफी है वो उस कंपनी को जा रही है, मतलब ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है। अच्छा, दूसरा ये जो सर्जरीज होती हैं ये रोबोट्स खुद सर्जरी करता है या फिर डॉक्टर्स जो है ना उसको कंट्रोल करते हैं, उसको कमांड देते हैं, क्या प्रोसीजर होता है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बेशुमार पेशेंट आते हैं ना, तो कहते डॉक्टर साहब आप खुद ही कर दें, हमने रिपोर्ट से नहीं करानी, वो गलती कर देगा कि ह्यूमन एरर कम होता है रिपोर्ट, ये आमतौर पर पेशेंट्स कहते हैं। वो कहते हैं आप खुद करेंगे ना, रिपोर्ट तो नहीं करेगा। एक्चुअली रिपोर्ट ने, जैसे समझ लें आपके पास पहले नोकिया फ़ोन था, फिर आपके पास आईफोन आया, तो अब आप एंड्रॉयड फ़ोन प्रेफर करेंगे या सिंपल फ़ोन? ऑब्वियसली एंड्रॉयड बिल्कुल वही है, लेकिन यूज़र तो आप है ना, यूज़ आपने ही करना है। एंड्रॉयड है तो उसका बेटर यूज़ जिस बंदे को आता है वो बेहतर इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसमें आप फैसिलिटेटेड हो, वेल फैसिलिटेटेड, तो आपका आउटकम और है। अब यहाँ बैठे मेल कर रहे हो, यहाँ बिल्कुल ऐसे ही सेम है स्टोरी कि सर्जन नहीं करनी है, लेकिन वो वेल फैसिलिटेटेड है टू डू द सर्जरी फॉर बेटर आउटकम ऑफ द पेशेंट, और टाइम कंज्यूमिंग कम है वो चीज। टाइम कंज्यूमिंग जाहिर है, जब आपकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, आपकी इंटेस्टाइनल इंजरी हो जाए, वो सर्जरी मैनी टाइम्स चलती है। मतलब कंट्रोल जो है ना वो रोबोट को डॉक्टर नहीं, सर्जन नहीं करना है, 100% कमांड जो है वो डॉक्टर नहीं उसको देनी है। 100% सर्जन ने करना, सर्जरी करनी सर्जन ने, ठीक है। क्योंकि ये ना हो ना कि लोगों के दिमाग में ये ना कि अच्छा रोबोट्स जो है सर्जरी करेंगे तो शायद रोबोट ही होगा, उधर कोई और होगा नहीं। लेकिन ये बात जो आप कह रही है ना, ये एंटीसिपेट की जा रही है कि फ्यूचर में चूंकि जो रोबोटिक सर्जरी में कर रही हूँ रोबोट की मेमोरी में रही, जैसे गूगल है आपका, उसमें मेमोरी है ना सारी, बिल्कुल ऐसे। वो कहते हैं जैसे मैंने समझ लिया अपनी लाइफ में 10,000 केसेस कर लिए या 50,000 कर लिए, लेकिन रोबोटिक में जितने भी करें वो उसकी मेमोरी में रहेंगे, उसकी मेमोरी बहुत ज्यादा। वो कहते हैं हो सकता है 10 साल बाद एक ऐसा टाइम आए कि हम हिस्टेरेक्टमी को रोबोट के अंदर कोड कर और वो ह्यूमन से भी बेटर परफॉर्म करे, और वो सिर्फ फिर रोबोट ही, वो सिर्फ रोबोट करेगा, सर्जन सुपरवाइज करेगा। क्या बात, वो कहते हैं ये टाइम आ जाएगा सीम्स टू बी
क्योंकि उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा हो जानी, किसी भी एक स्पेशलिटी के लिए रिपोर्ट की अपनी एज अ सर्जन मेमोरी किसी भी आउट क्लास सर्जन से बहुत ज़्यादा हो। और उसमें एक्चुअली वो फिर अभी भी हम एनालाइज करते हैं अपनी सर्जरी को, कहाँ हम रुके, कहाँ हमने फास्ट काम किया, वो आपको एनालिसिस करते हैं एट द एंड ऑफ, कितना इक्विपमेंट कितनी देर यूज़ किया, कहाँ, ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही आप एंड ऑफ होती सर्जरी हैं। एनालाइज। अच्छा, दूसरा डॉक्टर रेहाना, सर्जरी से पहले, खासतौर पर रोबोटिक सर्जरी से पहले कोई एहतियात जो बताई जाती है पेशेंट को, या बाद में एहतियात बताई जाती है कि क्या करना है आपने? रूटीन में जो सर्जरी की केयर है, इसमें तो आपको आमतौर पे कम केयर करनी पड़ती है पोस्ट ऑप में रोबोटिक में, जो कन्वेंशनल सर्जरी। कोई पेचीदगियां तो नहीं आ रही है पेशेंट्स को? पेचीदगियों को कम करती है ओके, कॉम्प्लिकेशंस रेट को ही। एक्चुअली इसका बेनिफिट ये है कि आमतौर पे समझ लें, इवन हम ओपन के बजाय लैप्रोस्कोपिक पे भी जंप करते हैं, तो जो पेशेंट लैप्रोस्कोपी पे हमें लगेगा नहीं पॉसिबल होंगे, कैमरे का एक व्यू होता है सिर्फ, उसमें कैमरा मैनुअली हाथ में पकड़ा होता है, वो जब हम डीप सीटेड टिश्यू में जाते हैं कैमरा ब्लड स्टेन्ड हो जाता है। इसमें कैमरा रोबोटिक काम पे है, आपका कैमरा जिधर भी आप डीप सीटेड जाएंगे टिश्यू में उसने जाना है, उसने आपको दिखाना है जितनी मर्जी डेप्थ में जाए आप, तो इस वजह से उसमें कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेशन रेट आपका है ही कम, पेचीदगियां कम है आपकी। तो ये जो एडवांसमेंट आ चुकी है हमारे मेडिकल ये ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है, बेशक ऐसे ही है कि इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस कि हमारी जो मेडिकल साइंस है वो इतनी तरक्की करती जा रही है कि अब